अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। पाकिस्तान की इकोनॉमी का जो टॉपिक है ये CSS PCS के जो एसे है, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स वाले जो पेपर हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और पाकिस्तान का जो IMF के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है, एक किस्म की विशियस डेट साइकिल बन गई है, डेट ट्रैप बन गया है, उसके ऊपर सवाल आने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है। और पाकिस्तान की इकोनॉमी इटसेल्फ ये बहुत ही ज़्यादा एक प्रेसिंग और करंट इशू है, करंट टॉपिक है, तो इसको प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। और आज वाले वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स, कुछ रीसेंट डेवलपमेंट्स उनको देखें और कुछ वे फॉरवर्ड्स भी सजेस्ट करूँगा। ठीक है। जो IMF और पाकिस्तान की जो रिलेशनशिप है, ये एक किस्म की पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है एक किस्म की बूम बस्ट बेल आउट साइकिल में, मतलब इट रिमेन्स कॉट वहीं रहती है। थोड़ा बहुत बूम मिलता है, फिर थोड़ा बहुत बस्ट आ जाता है, और जो IMF का बेल आउट है वो शॉर्ट टर्म हमें लिक्विडिटी दे देता है, शॉर्ट टर्म हमें डिफ़ॉल्ट से बचा देता है, शॉर्ट टर्म हमें जो क्राइसिस होती है वहाँ से निकाल लेता है। बट उससे क्या होता है कि हमारी जो अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल वीकनेसेस हैं उनमें हम फंसे ही रहते हैं। जो हमारे कोर इशू हैं इकोनॉमी के, वो हमारे रिजॉल्व नहीं होते। ऊपर से IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ हैं उनके ऊपर उनको पूरा करना, दैट इटसेल्फ इज़ अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान। ठीक है। तो की फैक्ट्स एंड फिगर्स पे आते हैं कि 2026 की जो फिस्कल ईयर 2025-26 है, उसकी GDP ग्रोथ 3.7% रखी गई है। ठीक है। ये लास्ट वाले जो 4 साल हैं उनमें हाईएस्ट है। ये पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो 2025-26 वाला है उसके हिसाब से दिस इज़ द हाईएस्ट इन लास्ट 4 years, 3.7%। उसके बाद नॉमिनल GDP भी आ जाते हैं फिस्कल ईयर 25-26 पे। ये नॉमिनल GDP जो हमारी है 126.9 ट्रिलियन रुपीज़, जो कि US डॉलर्स बनते हैं 452.1 बिलियन डॉलर्स। ये हमारी नॉमिनल GDP है। ठीक है। और फेडरल बजट जो हमारी इस साल की है 2026-27 वाली, उसका टोटल आउटले था 18.77 ट्रिलियन रुपीज़, पाकिस्तान रुपीज़, जिसमें से हमने डिफेंस पे 3 ट्रिलियन रुपीज़ खर्च किए, मतलब उसके लिए निकाल लिए। और डेट सर्विसिंग जो होती है वो उसके लिए हमने 7.8 से लेके 8.05 ट्रिलियन डेट सर्विसिंग के लिए रख लिए। मतलब जो जहाँ से हमने डेट लिए थे, बेल आउट्स लिए थे, उनको वापस देने के लिए इंस्टॉलमेंट हमने अलग से रख ली 7.8 से 8.05 ट्रिलियन रुपीज़। और टैक्स टू GDP रेशो पे आते हैं। जो टैक्स टू GDP रेशो है ये परसिस्टेंटली अराउंड 9 to 11% रहा, और इट इज़ अमंग द लोएस्ट इन द रीजन, मतलब पूरे रीजन में हमारा अमंग द लोएस्ट है, कम से कम है। और IMF के प्रोग्राम सिंस 1958 उसके बारे में क्या है कि ओवर 23 अरेंजमेंट्स हुई हैं हमारी। लेटेस्ट इज़ अ 37 मंथ EFF $7 बिलियन के लिए, जो कि 2024 में अप्रूव हुई थी। ठीक है। अब आते हैं बैकग्राउंड पे। बैकग्राउंड क्या है कि IMF और पाकिस्तान ने मतलब IMF पाकिस्तान के पास इतनी बार गया है कि जितना कोई अदर दूसरा कोई मेंबर स्टेट वहाँ पे IMF के पास इतना नहीं गया जितना पाकिस्तान गया है। इट रिफ्लेक्ट्स अ स्ट्रक्चरल रेदर देन अ साइक्लिकल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम। मतलब ये हमारी कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये कोई बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की प्रॉब्लम नहीं है, हमारी कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है। ठीक है। जिसमें हमारा एक अनडॉक्यूमेंटेड टैक्स बेस है, जिसमें बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा ऐसे जैसे इनफॉर्मल इकोनॉमी है जहाँ पे ऐसी इंडस्ट्रीज़ प्रिवेल करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं, जिनके ऊपर कोई टैक्स लागू नहीं होता। तो हमारा अनडॉक्यूमेंटेड टैक्स बेस है। और जो हमारे एनर्जी सेक्टर के लॉसेस हैं वो भी क्रोनिक रहे हैं। और उसके अलावा जो हमारा एक्सपोर्ट बास्केट है
वो उसमें सिर्फ हम टेक्सटाइल ही एक्सपोर्ट करते हैं, जबकि हमारे पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है दूसरी चीज़ें भी वैल्यू ऐड करके एक्सपोर्ट करने की। ये कुछ जो हैं स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं हमारे, जिनकी वजह से हम इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कमज़ोर रहे हैं। अब आते हैं काजेज़ क्या हैं, ड्राइवर्स कौन से हैं जिनकी वजह से हम इन इकोनॉमिक इश्यूज़ को आउट मतलब बाहर नहीं आ पा रहे हैं इन इकोनॉमिक इश्यूज़ से। तो सबसे पहला है जो हमारा टैक्स बेस है वो नैरो है। टैक्स बेस हमारा नैरो है, मतलब काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ और काफ़ी ज़्यादा एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पे हमारा टैक्स लागू नहीं होता, टैक्स इवेड हो जाता है। इन वाइड स्प्रेड अंडर टैक्सेशन ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमारी बहुत ज़्यादा अंडर टैक्सेशन है, क्योंकि एग्रीकल्चर के ऊपर हमारे पास ज़्यादा डेटा नहीं होता। इसीलिए जो एग्रीकल्चर सेक्टर है या रिटेल सेक्टर है और रियल एस्टेट सेक्टर है, इनके ऊपर हमारा टैक्स ज़्यादा अंडर टैक्सेशन हो जाती है इनके ऊपर। तो ये बहुत बड़ा हमारा इकोनॉमी के लिए प्रॉब्लम है। उसके बाद एनर्जी सेक्टर पे आते हैं। एनर्जी सेक्टर पे हमें डेट सर्विस सर्कुलर डेट पे करना होता है, जो हमारी फिजिकल स्पेस को कंज्यूम कर देता है, ठीक है। और जो हमारी डेवलपमेंट की स्पेंडिंग होती है, फॉर एग्जांपल कोई हमारा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, कोई मेगा प्रोजेक्ट है, उस पे हम नहीं खर्च कर पाते, क्योंकि हमारी फिजिकल स्पेस कंज्यूम हो जाती है एनर्जी सेक्टर के ऊपर। उसके ऊपर हमें सर्कुलर डेट पे करना होता है। उसके बाद कौन सा इशू है, मेन इशू कि जो एक्सपोर्ट बेस है हमारा वो टेक्सटाइल्स के ऊपर कंसंट्रेटेड है। जो हमारा टेक्सटाइल है वो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, बट वी हैव सो मच मोर पोटेंशियल। जो हमारा टेक्सटाइल है इट इज़ वल्नरेबल टू ग्लोबल डिमांड, मतलब जो डिमांड होगी ग्लोबली उसके ऊपर हमारा टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। और रीजनल कॉम्पिटिटिव, क्योंकि हमारा रीजन में जो बांग्लादेश और वियतनाम है वो भी टेक्सटाइल बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, तो हमें सिर्फ एक प्रोडक्ट पे डिपेंड नहीं करना, दूसरे प्रोडक्ट भी हमारा बहुत ज़्यादा उनमें वैल्यू है और उनकी डिमांड है इंटरनेशनली, तो वी हैव टू अवेल दैट अपॉर्चुनिटी। उसके बाद डेट सर्विसिंग की जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा होती है, which together with defense spending consume the majority of the federal expenditure। देखें ऊपर मैंने मेंशन किया कि इनमें देख लें कि हमारी डिफेंस बजट 3 ट्रिलियन रुपीज़ हुई और डेट सर्विसिंग हमारी 7 से 8 ट्रिलियन तक हुई, मतलब अराउंड 10 से 11 ट्रिलियन हमारे 18 ट्रिलियन रुपीज़ से चले गए डिफेंस में और डेट सर्विसिंग में। मतलब हमारे पास बहुत ही कम पैसे बच गए टू स्पेंड ऑन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमी एंड डोमेस्टिक इंडस्ट्री, तो मतलब बहुत ही कम बचे हमारे पास। ये बहुत बड़ा इशू है। उसके बाद दूसरा क्या है कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी डिस्करेजिंग सस्टेन्ड पॉलिटिकली कॉस्टली स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स अक्रॉस द चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट। तो हमारे पास पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, तो जो भी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं, एक गवर्नमेंट आती है लॉन्ग टर्म पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है, तो दूसरी गवर्नमेंट आके उन सारी पॉलिसीज़ को नेगेट कर देती है, और जो रिफॉर्म्स होते हैं स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स वो भी सस्टेन नहीं कर पाते। उसके बाद नेक्स्ट इज़ रिसेंट डेवलपमेंट कि रिसेंटली कौन कौन सी डेवलपमेंट्स आई हैं। फिजिकल ईयर 2025-26 इकोनॉमिक सर्वे शोड द ग्रोथ रिकवरिंग टू 3.7%। जैसे मैंने मेंशन किया कि जीडीपी ग्रोथ हमारी 3.7% है, स्टिल शॉर्ट ऑफ 4% टारगेट हमारा 4% था, बट हमने 3.47% तक आ गए, विच इज़ गुड बट स्टिल शॉर्ट ऑफ द टारगेट, क्योंकि हम रिकवर कर रहे हैं। क्योंकि जो मिडल ईस्ट की एनर्जी का एक बैकड्रॉप आया था, तो प्राइसेस के ऊपर प्रेशर पड़ा, इसीलिए भी हम टारगेट के ऊपर नहीं पहुंच पाए। और फिजिकल ईयर 2026-27 बजट सेट एन FBR टैक्स टारगेट ऑफ 15.267 ट्रिलियन रुपीज़। जो FBR ने अपना टारगेट रखा है टैक्स कलेक्शन का,
वो 15.267 ट्रिलियन रुपीज़ रखा है और 4% उन्होंने ग्रोथ रेट टारगेट रखा है। और उसके अलावा ये जो चैलेंजेस हैं जो भी पार्टी है उसी को फेस करने हैं और उन्हीं को एड्रेस करना है। अब आते हैं चैलेंजेस पे कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं हमें। सबसे पहला है रिकनसाइलिंग IMF मैंडेटेड फिस्कल डिसिप्लिन विद डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर टू एक्सपैंड सब्सिडीज़ एंड डेवलपमेंट स्पेंडिंग। तो IMF का जो फिस्कल डिसिप्लिन है कि उसके अलावा डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर भी, दो चीज़ें हैं कि IMF का फिस्कल डिसिप्लिन, उन्होंने जो हमें कंडीशनैलिटीज़ दी हुई होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं उनके, वो और डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर, दोनों को हमने एक ही साथ एड्रेस करना है, कैटर करना है कि हमारा जो जब हम IMF की कंडीशंस अप्लाई करें, फॉर एग्जांपल सब्सिडीज़ हटा दें, तो जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर क्रिएट होगा हमने उसका चैलेंज भी एट द सेम टाइम एड्रेस करना है। क्योंकि जब डेवलपमेंट स्पेंडिंग होगी वो भी कम हो जाएगी, सब्सिडीज़ कम हो जाएंगी। ठीक है, डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर इन्हीं के ऊपर होता है कि हमने सब्सिडीज़ प्रोवाइड करनी होती हैं और डेवलपमेंट स्पेंडिंग करनी होती है, तो ये दोनों चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाती हैं। उसके अलावा ब्रॉडनिंग द टैक्स नेट विदाउट एलिनेटिंग पावरफुल अंडर टैक्स्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज, कि जो हमारा टैक्स नेट है उसको हमने ब्रॉडन करना है कि सिर्फ आम आदमी पर नहीं, इंडस्ट्रीज़ पर और इलीट्स पर, जो जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, सर्विसेज, रिटेल, रियल इस्टेट, उन सब के ऊपर हमने प्रॉपरली टैक्स इम्पोज करना है ताकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ठीक तरीके से अपने टारगेट पर पहुंच पाए, टैक्स कलेक्शन का टारगेट। उसके बाद नेक्स्ट इज़ सस्टेनिंग रिफॉर्म मोमेंटम, कि जो भी रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट होंगे सिस्टमेटिक स्ट्रक्चरल, उनको हमने सस्टेन करना है। ऐसा नहीं है कि मतलब जो भी रिफॉर्म्स हुए वो सस्टेन ना कर पाए हम लॉन्ग टर्म में। और वंस एन इमीडिएट बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस रिसीड्स इन पॉलिटिकल अर्जेंसी फेड्स, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की क्राइसिस क्रिएट हो जाती है हमारे पास, वो कम हो जाए और पॉलिटिकल अर्जेंसी जो क्रिएट हो गई है वो भी ख़त्म हो जाए, तो वी हैव टू फोकस ऑन सस्टेनिंग द रिफॉर्म्स। ठीक है, अब आते हैं वे फॉरवर्ड पे कि व्हाट इज़ द सॉल्यूशन, व्हाट कैन पाकिस्तान डू, व्हाट कैन द गवर्नमेंट डू, व्हाट आर आवर ऑप्शंस यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले टैक्स बेस को डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू बढ़ाना है, ब्रॉडन करना है। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो हमारा टैक्स बेस बढ़ेगा और रिटेल, रियल इस्टेट सेक्टर्स और एग्रीकल्चर सेक्टर, उनके ऊपर हमने टैक्स को इम्पोज करना है डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू। प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगी तो वो पता चलेगा कि कौन से सेक्टर में कितनी पोटेंशियल है और कितना टारगेट हमने अचीव किया है। ठीक है, ऑलरेडी जो टैक्स बेस है उनके ऊपर ज़्यादा टैक्सेस नहीं लगाने, जो अंडर टैक्सड हैं वहीं पे हमने ज़्यादा टैक्सेस लगाने हैं प्रॉपरली विद डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद कंटिन्यू एनर्जी सेक्टर रिफॉर्म। एनर्जी सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। अभी बहुत ज़्यादा एनर्जी सेक्टर के अंदर टेक्नोलॉजिकली नई एडवांसमेंट्स आई हैं, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइडल एनर्जी, तो इन चीज़ों के ऊपर हमने इन्वेस्ट करना है और फॉसिल फ्यूल से हमने हटना है। ठीक है, उसके अलावा टैरिफ रैशनलाइजेशन, रिडक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लॉसेस, जो ट्रांसमिशन लाइंस में जो इलेक्ट्रिसिटी के लॉसेस हो जाते हैं, मतलब एक जगह से जहाँ इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट होती है वहाँ से कंज्यूमर्स तक पहुँचती है, तो अ लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ लॉस्ट, ट्रांसमिशन लॉसेस होती हैं, तो हमने वो भी रिड्यूस करनी है। एंड रीनेगोशिएशन ऑफ कॉस्टली कैपेसिटी पेमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स विथ IPPs। तो IPPs जो होते हैं इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स, इंटरनेशनल पावर प्लांट्स जो होते हैं, उनको हमने कैपेसिटी पेमेंट्स फिक्स्ड होती हैं, उनको हमने US डॉलर्स के अंदर पेमेंट करनी होती है, तो इसको भी हमने रीनेगोशिएट करना है। वी हैव टू रीनेगोशिएट।
टर्म्स एंड कंडीशंस। उसके बाद डाइवर्सिफाई एक्सपोर्ट्स बियॉन्ड टेक्सटाइल्स इनटू आईटी सर्विसेज। तो हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उनको हमने डाइवर्सिफाई करना है, टेक्सटाइल से ऊपर बढ़ना है, और आईटी सर्विसेज जो हैं दीज आर द न्यू बज़वर्ड। आईटी सर्विसेज के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रहा है, इनमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, तो वी हैव टू शिफ्ट टू द आईटी सर्विसेज। उसके बाद फार्मास्यूटिकल्स भी हैं और हाई वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग भी है, इनके ऊपर हमने फोकस करना चाहिए टू डाइवर्सिफाई आवर एक्सपोर्ट्स। उसके बाद परस्यू ड्यूरेबल मल्टी ईयर फिजिकल कंसोलिडेशन दैट सर्वाइव्स चेंजेस ऑफ गवर्नमेंट। ये जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो ड्यूरेबल होनी चाहिए, फिजिकल पॉलिसीज़, जो कि गवर्नमेंट अगर चेंज भी हो जाती है तो वो सस्टेन कर जाएं, ड्यूरेबल हों। और जब हमारा आईएमएफ ट्रेंच या बेल आउट हमें मिल जाए, डिसबर्स्ड हो जाए, तो उसके बाद भी हमारी जो पॉलिसीज़ हैं वो सस्टेन करें, लॉन्ग टर्म हो, सस्टेनेबल हो, ठीक है। उसके बाद एक कॉमन असेसमेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमिक्स की, उस पर आते हैं, आप इसको कोट भी कर सकते हैं, दैट पाकिस्तान इकोनॉमी सफ़र्स नॉट फ्रॉम द शॉर्टेज ऑफ डायग्नोसिस बट फ्रॉम अ शॉर्टेज ऑफ सस्टेन्ड इम्प्लीमेंटेशन। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो सफ़र करती है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन सस्टेन्ड नहीं होती, सस्टेनेबल नहीं होती। इसकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। उसके बाद आते हैं कंक्लूजन पे कि पाकिस्तान इकोनॉमिक क्राइसिस इज़ स्ट्रक्चरल, not merely cyclical, and will recur until the tax-based energy sector and export composition are addressed with the same urgency usually reserved for the balance of payments emergency itself। ठीक है, जो बात हमने ऊपर की। The test of any government is whether reform continues once the immediate crisis has passed। इमीडिएट क्राइसिस जो हो जाती है, अर्जेंसी क्रिएट हो जाती है, उसके बाद भी हमने अपनी रिफॉर्म को सस्टेन करवाना होता है। सबसे बड़ा चैलेंज वही है किसी भी गवर्नमेंट के लिए। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जिनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और अपने पेपर्स के अंदर मेंशन कर सकते हैं, साइट कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ इट फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, और इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन और क्वेरीज अबाउट दिस टॉपिक तो you can let me know. I will see you in another video. Till then, take care. Allah Hafiz.